हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की प्रथम यूनिट में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। ये कभी कभी अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति के नाम से पूछा जा सकता है। अक्षीय और निरक्षीय तो इजीली स्पष्ट हो जाती है, लेकिन यदि अनुदैर्ध्य आ जाए तो फिर हमें इसका इंग्लिश वर्जन देख लेना चाहिए। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, उसके लिए इंग्लिश वर्जन देख लो। यदि उसमें लिखा है एंड ऑन पोजीशन, यहाँ पर अक्षीय मतलब एंड ऑन पोजीशन, तो इसका मतलब हमें अक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक स्थापित करना है। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें दो आवेशों का समायोजन होता है, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। इसके मिडिल पॉइंट को हम O मान लें तो मिडिल पॉइंट से प्लस क्यू आवेश तक की दूरी, जिसको हम स्मॉल l से डेनोट करते हैं, इसी तरह माइनस प्लस क्यू आवेश तक की दूरी भी L होगी। अब इसके मिडिल पॉइंट से, इस मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर अक्षीय यानी कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव के बाहर किसी बिंदु पर, ये बिंदु हम मान ले P, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये डिस्टेंस यहाँ तक R होगी। इसमें जो विशेष ध्यान रखना है चित्र में, एक तो ये दूरियां जो हम दर्शाते हैं L, यदि हम ये एरो लगा रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन में लगाए, ऐसा ना हो कि इससे बाहर निकाल दे या पीछे छोड़ दे। इसी तरह R को हम दर्शा रहे हैं तो ये इसके मिडिल पॉइंट से इस पॉइंट P तक की डिस्टेंस को दर्शाएंगे। इसमें भी कभी कभी बच्चे ये करते हैं कि इसको बाहर निकाल देते हैं या फिर पहले छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना। अब चूँकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, जो कि एक सदिश राशि है, तो दिशा इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, दिशा का ध्यान रखना है। इसके लिए हम प्लस क्यू आवेश से यदि स्टार्ट करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, सपोज वो E1 है। अब ये E1 की दिशा ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि किसी भी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए उस पर एक टेस्ट चार्ज प्लस Q0 कंसिडर कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का मतलब इस लाइन के अनुदिश बाहर की ओर, ये हो जाएगा E1। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण यदि हम निकालेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इनके बीच में विपरीत प्रकृति होने के कारण आकर्षण होगा, ये हो जाएगा E2। किसी बिंदु आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम पढ़ चुके हैं, E बराबर 1/4πε0K × Q/R²। अब दोनों आवेशों के बारे में यदि हम विचार करें तो दोनों की वैल्यू समान है, दोनों के लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू समान है, लेकिन R में भिन्नता आ रही है। प्लस Q आवेश से जो दूरी हम बिंदु P की ले रहे हैं वो माइनस Q के सापेक्ष कम है, यहाँ से कम है, और जिसके लिए दूरी कम होगी उसके लिए E का मान बड़ा होगा। ये कम तो ये बड़ा। इसलिए चित्र बनाते समय ये भी विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्लस Q से दूरी कम है तो E बड़ा होगा, ये एरो बड़ा बनाएंगे, और माइनस Q से दूरी अधिक है, दूरी अधिक होने के कारण E घट जाएगा, कम होगा, तो इसलिए इस एरो को थोड़ा इसके मुकाबले छोटा बनाएंगे। अब ये आ गए हमारे पास दो वेक्टर जिनके बीच का कोण 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु P पर निकलेगी, वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर निकलेगी। यहाँ पर हमें सिंपल सा दो वेक्टरों को जोड़ना है और इसके लिए वेक्टर में हम सूत्र पढ़ चुके हैं। यदि कि एक वेक्टर ए है,
और एक वेक्टर बी है और इनके बीच का कोण थीटा है, तब इसका परिणामी रिजल्टेंट आर की वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। ए को रिप्लेस कर देंगे E1 से, बी को रिप्लेस कर देंगे E2 से, और इस तरह कॉस थीटा की जगह 180, और कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। -1 की इसमें मल्टीप्लाई हम करेंगे, ये हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2E1 E2। अब हम देख रहे हैं कि ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह इसको हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट से बाहर इसको निकालेंगे, या दूसरे शब्दों में इसको घातांक में यदि हम चेंज करें E1 माइनस E2 स्क्वायर, और ये करनी साइन हटाएंगे, अंडर रूट हटाएंगे, तो ये 1/2 और 2 से 2 कैंसिल, तो इस तरह आ गया हमारा E1 माइनस E2। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो E बराबर होगी E1 माइनस E2 की। और इसकी दिशा की यदि हम बात करेंगे, अब चूंकि ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है, E1 में से E2 को घटा रहे हैं, ये हम देख रहे हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बड़े वेक्टर की साइड होगी, मतलब E1 की दिशा में होगी। E1 की दिशा का मतलब बिंदु O से P की ओर होगी। ये हम दिशा की बात हुई। तो सिंपल सा इसमें हमें करना क्या है, पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E1, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2। उसके बाद दोनों को, ये दो वेक्टर हो गए, सदिश राशि हो गई, इनका परिणामी निकालेंगे जो कि E1 माइनस E2 के बराबर होगा, और E1 में से E2 को घटाकर हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो भी आ जाएगा वो इसके लिए व्यंजक होगा। इसको हम शुरू करते हैं। चित्रानुसार माना किसी वैद्युत द्विध्रुव से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर, या P चूँकि हम यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए इसको C कह लेते हैं, C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अतः यहाँ पर एक एक आवेश के कारण निकालेंगे। पहले प्लस क्यू आवेश ले लें, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको छोड़ देंगे, इसी तरह डैश लगाएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन, अब जो डिस्टेंस हम लेंगे वो प्लस Q से लेंगे, प्लस Q से C तक की जो डिस्टेंस है वो इस R में से यदि L घटा दे, इस R में से इतना काट दे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। इसको यदि हम B कह दें और इसको A कह दें, यानी कि हमें जो दूरी चाहिए वो BC चाहिए। यदि O C में से ये घटा दे तो BC बच जाएगा।
तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे r माइनस एल, क्योंकि स्क्वायर आता है सूत्र में तो स्क्वायर लगा देंगे। इसको इक्वेशन नंबर चाहो तो 1 डाल लो और इसके ऊपर हम दिशा इसमें इंडिकेट करेंगे O से C की ओर, तो यहाँ लिख देंगे OC दिशा। इसी प्रकार माइनस Q, आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू, ये सदिश राशि है तो दोनों पर एरो लगाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। अब ये दूरी हमें लेनी है माइनस Q, मतलब A तक की, यहाँ तक R और इसमें ये L ऐड कर देंगे, R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी दिशा होगी, ये उल्टी है, C से O की ओर, यहाँ लिखेंगे CO दिशा। अतः बिंदु C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वो होगी E1 प्लस E2। E1 और E2 के वेक्टर सम के इक्वल होगी। इसके लिए E का परिमाण वेक्टर नियम के अनुसार बराबर हो जाएगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे 180 डिग्री, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, कोस 180 का मान -1 होता है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे और 2E1 E2। ये ध्यान रहे कहीं भी कोई भी हम चेंज करते हैं तो वो चेंज क्या किया, वो रीजन क्या है, उसको उस लाइन के ठीक सामने कॉपी के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर मिलाते हुए मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और ये ब्रैकेट केवल और केवल इस लाइन के सामने होना चाहिए। यहाँ पर सेंस का निशान लगाएंगे और जो रीजन है वो यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। हमने क्या करा कि इसमें cos 180 की जगह -1 रखा और ये -2E1 E2 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ये बन गया E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये पावर 2 ख़त्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो हम पहले बता चुके हैं। तो इसमें इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे E1 माइनस E2, E की वैल्यू बराबर होगी E1 माइनस E2 के। सिंपल सी इनमें वैल्यू रख दीजिए, ये परिमाण रख दीजिए, दोनों मान रखेंगे, हल करेंगे, रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारा आ जाएगा। E1 की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E2 की वैल्यू है -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है वो कॉमन लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q कॉमन दिखाई दे रहा है, बाकी जो बचा उसे एज इट इज लिख लो, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर -1/R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के लिए इस Q की गुणा 1 में कर लेते हैं, आसानी रहेगी लिखने में। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यदि ऐसा ही चलता रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम के लिए हम दोनों की गुणा कर लेते हैं, R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर। अब इस
राशि को ये अंश बटे हर, इस हर से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उसकी मल्टीप्लाई इसके अंश में करते हुए यहाँ लिखेंगे। ये जानते हैं सब पढ़े हुए हो, लेकिन जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो नहीं समझ पाते जल्दी से। आर माइनस एल के होल स्क्वायर से इसको काटेंगे तो ये बच गया आर प्लस एल स्क्वायर, उसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये साइन एज इट इज रहेगा। ठीक इसी तरह इससे इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो आर प्लस एल स्क्वायर से आर प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए या हमें यहाँ से रब करना पड़ेगा या ऊपर नहीं आएगा, यहीं कर लेते हैं। E इक्वल टू, और राशि हम जो कि त्यों लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ऊपर जो हमारे होल स्क्वायर आए हैं उनको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसी तरह आर माइनस एल को लिखेंगे पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस दोनों की गुना का दुगुना। अब ठीक नीचे हम देखें कि दो राशियों का स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम कंबाइंड रूप से लिख सकते हैं आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, एज इट इज। ये ब्रैकेट खोलेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर वाला ब्रैकेट खोले, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये माइनस प्लस माइनस आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2RL। और नीचे हम देख रहे हैं ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो गया वर्गांतर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये फैक्टर में हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं, और जो कि इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ भी हमने होल स्क्वायर लगा दिया। अब ये आर स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का है, कट गया। इसी तरह एल स्क्वायर माइनस का है, एल स्क्वायर प्लस का है, तो ये कट गया। ये दोनों सेम है, धनात्मक है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 2 और 2 4, तो यहाँ पे हम 4 सीधा ना लिख के अलग अलग लिख लेते हैं। 2L, या सीधा लिख लो पहले एक बारी, 4RL अपॉन नीचे जो भी है वो इट इज आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4 को हम ब्रेक करेंगे, क्योंकि L जो है वो अकेला नहीं है, दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी हमने ले रखी है वो 2L है, इसलिए एक 2 को L के साथ कर देते हैं। Q को भी इधर ले जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q, इसको इधर ले गए और 2 के चूँकि टुकड़े कर रहे तो एक 2 को Q के साथ कर दिया और एक को L के साथ कर दिया, इंटू R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम P से डेनोट करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2, इस Q इंटू 2L की जगह लिख रहे हैं P। अब हमने क्यों लिखा है ये, इसको ध्यान रखने के लिए या इसको दर्शाने के लिए, इस लाइन के ठीक सामने पेज के बिल्कुल राइट हैंड साइड में ये मझला ब्रैकेट लगाते हुए सिंस का निशान लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो इसलिए हमने Q इंटू 2L को रिप्लेस कर दिया P से, इंटू R अपॉन बाकी एज इट इज ये। इसको हम आगे लिखे। अब जो राशि L है वो बहुत बड़ी नहीं है और यहाँ पर उसका स्क्वायर हो रहा है, और किसी भी छोटी राशि का यदि स्क्वायर करेंगे तो और छोटी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास राशि है 0.5,
इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगी 5 × 25, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा 0.25। तो अब आप देख रहे हो कि 0.5 बड़ा है 0.25 से, यानी कि वर्क करने पर राशि और छोटी हो गई। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट करते हुए रिक्वायर्ड डेरिवेशन हमारा हो जाएगा। ये चीज़ हमें नहीं लिखनी है, इसमें दर्शानी नहीं है, केवल एग्जाम्पल दिया है, ये नहीं करना है। E इक्वल टू 1 अपॉन सिंस L स्क्वायर बहुत छोटा है R स्क्वायर से, अतः L स्क्वायर को छोड़ने पर, इसको हम छोड़ दें, तब रिक्वायर्ड रिजल्ट E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P इंटू R अपॉन R स्क्वायर। इसको छोड़ दिया और इसका स्क्वायर ऑलरेडी है, तो स्क्वायर का स्क्वायर ये हो जाएगी R की पावर 4 और एक R ऊपर है, तो ये इससे कटते हुए ये पावर 4 की रह जाएगी 3। तो इस तरह E बराबर हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। तो ये किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय या अनुदैर्घ्य या एंड ऑन पोजीशन में स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ गया, और इसका मात्रक वही होगा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, न्यूटन पर कूलम। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण यहाँ पर ब्रॉड ऑन आ जाएगा, या इक्वेटोरियल, या फिर निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है, और चूंकि ये अक्ष पर नहीं है तो ये डायग्राम हमारा चेंज हो जाएगा। इसको हम इक्वेटोरियल लाइन पर निकालना है। प्रोसीजर इसमें भी ऐसा ही रहेगा, दोनों आवेशों के कारण अलग अलग जिस बिंदु पर हम परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं उसको निकालेंगे, और उसके बाद दोनों का वेक्टर सम कर देंगे। इस डेरिवेशन में इस डायग्राम का बहुत अधिक महत्व है। ये माइनस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश, इसको पॉइंट ए कह दिया, इसको बी कह दिया। अब इस अक्ष के लंबवत परपेंडिकुलर मिडिल पॉइंट ओ से आर दूरी पर ये कोई पॉइंट सी है। उसी तरह इस धनावेश के कारण, पहले धनावेश के कारण ही लेंगे, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इस लाइन के अनुदिश और बाहर की ओर होगी, जिसको हम E1 कहेंगे। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण इन दोनों आवेशों, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और ये अंदर की ओर होगी E2 E1। इसमें कोई दुविधा या परेशानी वाली बात नहीं है, सिंपल चीज़ है। लेकिन इसके बाद अक्सर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो, वेक्टर का वियोजन। सपोज ये कोई कार्टेशियन प्लेन, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, कोई वेक्टर या बल, क्योंकि बल भी क्या है, एक सदिश राशि है, इस एक्स अक्ष से थीटा कोण पर लगा है, एक्स अक्ष से थीटा कोण पर लगा है। इसको जस्ट आप ऐसा समझे कि ये फोर्स इस बुक पर हम इस तरह लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि ये
जो बुक है हमारी, ये आगे खिसकने के साथ साथ ऊपर भी उठ रही है। मतलब इस फोर्स का एक पार्ट क्षैतिज दिशा में और एक पार्ट ऊर्ध्वाधर दिशा में लग रहा है। कौन सी दिशा में कितना पार्ट होगा, ज्योमेट्रिकली तो इससे इस पर परपेंडिकुलर डार है। एक्स अक्ष पे जितना भी ये खंड कटेगा ये इसके क्षैतिज घटक को दर्शाएगा, और इसी तरह इस वाई अक्ष पे डालेंगे लंब तो ये लंबाई इसकी ऊर्ध्वाधर घटक को दर्शाएगी। लेकिन यहाँ पर यदि हम इसको ए मान ले, इसको बी मान ले और इसको सी मान ले, ये एंगल थीटा हो, और इस ट्रायंगल ए बी सी में कोस थीटा जो कि किसके बराबर होता है, आधार बटे कर्ण। यहाँ पर आधार जो है कोस थीटा, आधार ए सी, कर्ण ये वैल्यू एफ कोस थीटा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि ए सी बराबर आ गया एफ कोस थीटा। इसी तरह इसी ट्रायंगल में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण साइन थीटा, लंब यानी कि कोण के सामने की भुजा बी सी, और ये बी सी जो है इस कंपोनेंट को डेनोट करेगी, इसको हम डी कह दें तो ये हो जाएगा ए डी अपॉन कर्ण वही एफ साइन थीटा। तो इस तरह एफ बराबर आ गया, सॉरी ए डी बराबर एफ साइन थीटा। अब इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि नंबर एक, तो ये कंपोनेंट इस वेक्टर के साथ में एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये दोनों कंपोनेंट क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक इस वेक्टर के साथ मिलकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, जिसमें ये दोनों संलग्न भुजाएं होंगी, और जो मेन वेक्टर है, जो परिणामी है, वो इसका समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा। दूसरा, जिधर थीटा होगा, ये ध्यान देना है, जिधर थीटा होगा ये एंगल हमें ज्ञात होगा, उधर 100% हमें कोस लेना है आँख मीच के। आंखें बंद करो और जिधर भी थीटा दिखाई दे रहा है सीधा कोस लगा दो। बची दूसरी साइड, उधर साइन लेना है। अब ये चाहे जैसे घूम जाए, बस हमें ध्यान देना है कि थीटा इधर दे रखा है या इधर। ये थीटा यहाँ के बजाय यदि यहाँ की में होता है तो यहाँ कोस आता है और यहाँ साइन। चूँकि अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ए सी की वैल्यू क्या आ रही है, एफ कॉस थीटा, इधर क्या आ रहा है, एफ साइन थीटा। लेकिन यदि ये थीटा यहाँ ना होकर हमें ये ज्ञात होता, थीटा ये दिया होता है, यहाँ से ये एंगल दे रहा होता है, तब यहाँ पर एफ कॉस थीटा हो जाता है और ये एफ साइन थीटा हो जाता है। तो अब हमें करना ये है कि E1 और E2 का परिणामी हमें निकालना है। डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं, दोनों के बीच का एंगल निकाल कर, जो सूत्र हमने पहले क्वेश्चन में, पहले डेरिवेशन में लगाया, ठीक उसी तरह निकाल सकते हैं। लेकिन थोड़ा और सिंपल करने के लिए क्या करा, E1 को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित किया। अब ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको आगे नहीं ले जाएंगे, ध्यान रहे, केवल इतना, इसके हॉरिजॉन्टल पेज से ऊपर नहीं जाना, पीछे भी नहीं रहना। कंपोनेंट आ गया, ठीक इसी तरह जो इधर वाला कंपोनेंट आएगा वो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये केवल यहाँ तक आएगा, बाकी आगे ये नहीं जाएगा। तो करते क्या है कि लगा दिया, आँख मीच के खींच दिया एरो, या तो पीछे रह गया, बहुत आगे निकल गया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे ये एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब हम बात करें, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस भी l है। अब देखिए ये थीटा है, तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइन में एक तिर्यक रेखा खींचे तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, संगत कोण है। ऐसी कंडीशन यहाँ बन रही है। ये समांतर लाइन है, ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये एंगल निश्चित रूप से इसके इक्वल होगा थीटा, और ये थीटा हो गया तो ये हो गया E1 cos थीटा, और ऊपर वाला हो गया
E1 साइन थीटा। ठीक इसी तरह E2 के कंपोनेंट हमें करने हैं, तो इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, बेटर रहेगा, और इसको केवल यहीं तक दर्शाओ, आगे मत दर्शाओ। E2 को इसे ऊपर लिख लो। इसका ये कंपोनेंट इधर से लंब डालेंगे, और जो ये खंड कटेगा ये इंडिकेट करेगा, अब यहाँ साइन आएगा, कोस आएगा, डिपेंड करेगा कि थीटा किधर है। अब हम देख रहे हैं कि ये दो पैरेलल लाइन, ये तिर्यक रेखा, ऐसी स्थिति में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये देखिए जेड बन रहा है, यहाँ पर जेड बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण है। या स्कूल के सिंपल मैथमेटिक्स में, ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, ये दोनों एकांतर कोण हैं। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये थीटा होगा तो इधर भी कोस आ गया, मतलब E2 cos थीटा। इस तरह ये दोनों जुड़ गए, और ये चूंकि थीटा इधर नहीं दिया है तो यहाँ आएगा E2 साइन थीटा। अब थोड़ा सा हम E1 और E2 के परिमाण पर विचार करें तो वो दोनों का समान है। क्यों समान है? क्योंकि E की जो वैल्यू है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R²। अब दोनों ही केस में, धनावेश और ऋण आवेश के केस में, ये कांस्टेंट है, Q की वैल्यू सेम है, R की वैल्यू B से लेके C तक की और A से लेके C तक की दूरी भी बराबर है, और वो कितनी होगी? तो इस ट्रायंगल O B और इस C में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाए तो ये BC की वैल्यू √R² प्लस L² के बराबर हो जाएगी। ये डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है इसके एरो की लेंथ पर किधर लगे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप कर रहे हो बिल्कुल सेम ऐसे ही आ जाए। हो सकता है वो डायग्राम दे दे और उस डायग्राम में इस -Q के बजाय इधर +Q कर दे और इधर -Q कर दे, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना ये है, जो प्रक्रिया हमने बताई है बिल्कुल उसी तरह डायग्राम बनाते चले जाएंगे। ये जो E1 हमारा चूँकि इधर प्लस आ जाएगा, इधर जा रहा था वो इधर हो जाएगा, यहाँ माइनस होने के कारण ये E2 इधर था तो ये इधर हो जाएगा। कुल मिला के ये पूरा का पूरा ऐसे पलट जाएगा, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो इसको हम आगे अब कैसे लिखेंगे वो बता रहे हैं। तो चित्रानुसार वैद्युत द्विध्रुव के कारण अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, लिखने का तरीका मार्क्स लेने में बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि देखते ही सब कुछ समझ आ जाए। कॉपी काफ़ी लंबी आती है एग्ज़ाम की, तो आप चाहो तो इस डायग्राम के बराबर से ही लिखना शुरू कर सकते हो, लेकिन यदि यहाँ जगह नहीं है तो आप बिल्कुल निसंकोच इसके नीचे से लिखना शुरू कर देंगे। ये जगह खाली छोड़ दो। आपका जो कॉपी का पेज है वो लेंथ उसकी ज़्यादा नहीं होती, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर केवल डायग्राम, ये यहाँ पर लिखना संभव नहीं है, तो आप इसको नीचे से लिखना, यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे। अब निकालेंगे वही +Q आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R² प्लस L² के √, हम यहाँ पर लेंगे, जो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q इस स्क्वायर से ये √ खत्म, और यह हो जाएगा R² प्लस L²। E1
और इसकी दिशा हम देख रहे हैं बी से इस सी की ओर है, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ बी सी दिशा। ठीक इसी तरह माइनस क्यू, आवेश के कारण सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन, सेम दूरी ये रहेगी यहाँ पर, तो इसलिए r² + l² सीधा लिख देते हैं, इसको नहीं लिख रहे। और ये इक्वेशन नंबर 2, और इसकी दिशा जो होगी वो सी से ए की ओर होगी, सी ए दिशा, ये सी से ए की ओर। अब चूँकि यहाँ पर हमने इनका वियोजन किया है, डायरेक्ट ये नहीं जोड़े हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं। अब यदि कनेक्शन से लिखेंगे E1 व E2 को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करें, वियोजन मतलब तोड़ना, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 sin थीटा व E2 sin थीटा परिमाण में समान, किंतु विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो जाते हैं। परंतु E1 cos थीटा व E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि E1 और E2 के परिमाण समान है, तो इसको लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 की जगह E1 cos थीटा। अब यहाँ पर जो हमें वो कॉपी के बिल्कुल इधर, यदि यहाँ पर लाइन में जगह नहीं है तो आप थोड़ा नीचे बिल्कुल राइट साइड मिलाते हुए और ये ब्रैकेट लगा कर सिंस मॉडुलस ऑफ E1 मतलब वेक्टर E1 का परिमाण बराबर है मॉडुलस ऑफ E2, दोनों का परिमाण समान है, इसलिए E2 के स्थान पर E1 को रख लिया और ये हो गया 2E1 cos थीटा। अब इसकी वैल्यू हम रखें, ये आप साथ साथ नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को रोककर आप नोट कर सकते हो। आगे हमारा E बराबर 2E1 cos थीटा। हम देखेंगे कि जो E1 की वैल्यू थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 में, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन r² प्लस l² cos थीटा। बिल्कुल इधर साइड में इस लाइन के ठीक सामने लिखेंगे, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि cos थीटा
तो इस ट्रायंगल में आ जाओ। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया एल और कर्ण हो गया ये √r² प्लस l²। तो कोस थीटा बराबर L/√r² प्लस l²। ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, त्रिभुज OBC में कोस थीटा बराबर L/√r² प्लस l²। अब इस कोस थीटा की जगह ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, L एज इट इज रखेंगे और ये जो नीचे वाली है इसको √ को हटाते हुए पावर में चेंज कर देंगे, r² प्लस l² की पावर √ हटाया तो पावर आ गई 1/2। 1/4πε0k इंटू Q, इस 2 को इसके साथ कर दो L के, 2L अपॉन इसकी पावर 1 यहाँ आधा यहाँ, और जब गुणा हो रही होती है तो जुड़ जाती है, 1 + ½ हो गया 3/2। 2 × 2 और 1 3/2। तो यहाँ लिखेंगे r² प्लस l² की पावर 3/2। 1/4πε0k एज इट इज, Q × 2L को लिखेंगे P/r² प्लस l² की पावर 3/2 और इसके सामने फिर लिखेंगे रीजन, क्योंकि P होता है Q × 2L के, इसलिए Q × 2L को रिप्लेस कर दिया P से। अब चूँकि जैसा पहले डेरिवेशन में लिया है, r जो है बहुत छोटा है और l² करेंगे और छोटा हो जाएगा, तो l² बहुत छोटा है r² से, अतः l² को छोड़ने पर, इस l² को छोड़े यहाँ पर आ जाएगा E बराबर 1/4πε0k इंटू P अपॉन, इसको छोड़ा और ये r² की पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर आ गया 1/4πε0k इंटू P/r³। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। और इन दोनों ही रिजल्ट से हम देख रहे हैं कि जो अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसके लिए सूत्र क्या आया था? E अक्षीय 1/4πε0k इंटू 2P/r³ और E निरक्षीय 1/4πε0k इंटू P/r³। जस्ट हाफ हो गई, 2 था, बाकी सब कुछ सेम है, 2 हट गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट C को जब अक्षीय स्थिति में था यहाँ, इसको यहाँ से निरक्षीय स्थिति में ले जाए तो ले जाते ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इस बिंदु के सापेक्ष जस्ट हाफ हो जाएगी। या इनको हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर E अक्षीय अपॉन E निरक्षीय बराबर 2, या E अक्षीय बराबर 2 गुणा E निरक्षीय। ये इस पूरे डेरिवेशन के साथ में यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो साथ में जोड़ा जा सकता है। अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको सीधा सीधा एक डेरिवेशन नहीं दिया जाता, उसके साथ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ जोड़ दी जाती है। जैसे कि इसके साथ ये जोड़ा जा सकता है, इन दोनों को पूछा जा सकता है अक्षीय स्थिति में निकालो, निरक्षीय में निकालो, या फिर सीधा पूछा जा सकता है कि इन दोनों में क्या संबंध है। पूरा सूत्र ड्राइव करिए, पूरा व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आपको ये कंप्लीट करना होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।